हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। कक्षा 10 का बच्चों हम मैथ्स कर रहे हैं और चैप्टर हम कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ बच्चों मेथड किए हैं, कुछ तरीके किए हैं जिससे हमें पता लग जाए कि भाई कोई भी इक्वेशन का पेयर, समीकरण का युग्म, उसका सॉल्यूशन कितने होंगे और जो ग्राफ पे लाइंस हैं वो कैसी ड्रॉ होंगी। ये चीज हमने पता किया बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे। आज चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, हमने देखिए अभी तक जो किया है उसमें जो मेन चीज है, इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि भाई ग्राफ पे हमें कैसी लाइन प्राप्त होती हैं। तो उन लाइंस को देख के हम ये बता सकते हैं कि भाई अगर लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उन समीकरणों के युग्म का एक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन उसको बोल सकते हैं, कंसिस्टेंट बोल सकते हैं, एक हल, संगत, ठीक है, ये चीज हम बोल सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये अलग अलग फॉर्म में आपके सामने आएगा ये क्वेश्चन। अगर आपने इसको मिस कर दिया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि भाई केस 2, ठीक है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर हमारे ग्राफ में दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे के समांतर बनती हैं, ठीक है, एक दूसरे के समांतर बनती हैं। ये रेखाएं किससे बनती हैं? जो हमारे पास समीकरण युग्म है उससे ये दोनों रेखाएं बनती है। पहले समीकरण से पहली रेखा, दूसरे समीकरण से दूसरी रेखा। और अगर ये दोनों समांतर हैं, पैरेलल हैं, तो आपका आएगा नो सॉल्यूशन, मतलब एक भी हल नहीं होगा, ठीक है। इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, असंगत बोल सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद तीसरा केस में क्या होता है कि भाई लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ठीक है, कोइंसाइड करती हैं। तो एक दूसरे के ऊपर जो लाइंस होती हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं तीसरे केस में। ऐसे केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस रहते हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। क्यों होंगे? देखिए सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, अब तो आप समझ ही गए होंगे। जैसे अगर दो लाइन क्रॉस कर रही हैं तो जहां पे वो लाइन मिल रही हैं वहां पे एक सॉल्यूशन बन गया हमारा, ठीक है। अब अगर दो लाइन आपस में काट ही नहीं रही एक दूसरे को तो सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर दो लाइन है जो एक दूसरे के ऊपर ही हैं तो यहाँ पे तो हमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल गए, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, इसीलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज यहाँ से आई है, डिपेंडेंट आश्रित भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद देखिए बच्चों हम क्या करेंगे कि a1 प्लस b1y ये क्या है? ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जनरल फॉर्म है इक्वेशन की। तो अगर हमें समीकरण दिया है, ग्राफ नहीं दिया, भाई ग्राफ का हमें पता ही नहीं और हमें सिर्फ इक्वेशन दी है, अगर उससे हमें ये सॉल्यूशन निकालना हो और पता लगाना हो कि भाई इसका एक सॉल्यूशन होगा या फिर मैनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, तो कैसे पता लगेगा बच्चों? उसके लिए ये फॉर्मूले आपको गिवन रहेंगे कि भाई अगर वन सॉल्यूशन की कंडीशन होती है, कब होगी? जब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं होंगे। एग्जाम्पल से हमने समझा था। उसके बाद बच्चों देखिए जो सेकंड केस है उसमें क्या है, अगर a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर है लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है तो एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और तीसरा केस क्या है? तीसरा केस हमने देखा था, थर्ड केस में a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 में अगर सब बराबर हैं तो ये बोल सकते हो आप मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे इसके बच्चों। तो ये है इम्पोर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे सीखनी थी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको मैंने बोला था कि भाई ये आपको एक जनरल सॉल्यूशन दिया गया है, होमवर्क में करना था आपको जनरल इक्वेशंस दी गई हैं और ये इक्वेशन जो दी गई हैं, समीकरण दिए गए हैं, इनकी मदद से आपको बताना है कि इनके कितने सॉल्यूशन होंगे, ठीक है।
ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे पता लगा सकते हैं, यहाँ पे A1/A2 होता है तो 9/18 हो गया A1/A2, B1/B2 3/6 हो गया और C1/C2 12/24 हो गया। इस केस में अगर देखेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24। ये 1/2 बराबर है 1/2 बराबर है 1/2। तो ऐसे केस में सब बराबर आ गए। अब जिसमें सब बराबर आ जाते हैं उसमें क्या होता है, मैनी सॉल्यूशन। तो इसका आप बोल सकते हैं कि मैनी सॉल्यूशन होंगे इसके, ठीक है, मैनी सॉल्यूशन होंगे और लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करेंगी। तो इस तरह से बच्चों आप सिर्फ समीकरण देख के ही बता सकते हैं कि कितने इसके सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों यहाँ तक आपने कर लिया है, नोट डाउन कर लिया है। ये कॉन्सेप्ट्स बहुत जरूरी थे, इसी के आधार पे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, तो इनको मिस मत करना। नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, तभी आप इजीली क्वेश्चंस कर पाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन तो वैसा ही है जैसा हम प्रीवियस एक्सरसाइज में कर रहे थे, ठीक है। ये है बच्चों क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि निम्न समस्याओं के, अभी समस्याएं यहाँ पे आएंगी, न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो इसमें रैखिक समीकरणों के युग्म बनाने हैं पहले तो आपको, उसके बाद उनके ग्राफीय विधि से हल भी प्राप्त करने हैं। तो क्या समस्याएं होने वाली हैं देखिए यहाँ पे।
तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए अब क्या बोल रहा है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, तो 10वीं कक्षा के 10 विद्यार्थी हैं, उन्होंने गणित की एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, अब क्या है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है, तो 10 बच्चों की बात हो रही है, 10 विद्यार्थियों की बात हो रही है, उसमें कुछ लड़कियां भी हैं और लड़के हैं। तो बोला गया है अगर यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए कि भाई जो प्रतियोगिता में भाग लिए हैं वो लड़कों और लड़कियों की क्या संख्या होगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन है बच्चों, नोट डाउन कर लो, फिर इसके समीकरण एक बार बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हम सीख चुके हैं ये चीज, पिछले एक्सरसाइज में हम कर चुके हैं कि समीकरण कैसे बनाते हैं। जल्दी से इसको हल करेंगे आप और बताएंगे कि क्या समीकरण आए हैं आपके। उसके बाद हम ग्राफीय विधि से भी हल कर चुके हैं, जो भी समीकरण होते हैं उनको ग्राफीय विधि से कैसे निकालते हैं, ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे हम। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए बच्चों। इतना इजी सा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे समीकरण बनाते हैं सबसे पहले, कुछ खास इसमें क्वेश्चन में है नहीं। अब आपको ये बताइए कि किन किन के बारे में बात की जा रही है, किस चीज के बारे में बात की जा रही है। कि विद्यार्थियों के बारे में बात की जा रही है जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया। अब विद्यार्थियों में लड़के भी हो सकते हैं और लड़कियां भी, दोनों के बारे में बात की गई है। और हमें निकालना क्या है, संख्या निकालनी है उनकी। ये तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनकी संख्या को मान लेंगे। जैसे कि लेट दी नंबर, ये मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं ताकि आपको दोनों लैंग्वेज का पता रहे। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स कितना है, x मान लेते हैं हम। हिंदी में इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, माना लड़कियों की संख्या। ठीक है, ऐसे लिखेंगे और इसको हम x मान सकते हैं। इंग्लिश में भी पता है आपको, हिंदी में पता है किस तरह से लिख सकते हैं। सिमिलरली आप लिखेंगे एंड द नंबर ऑफ बॉयज। भाई लड़कों की संख्या भी तो माननी पड़ेगी हमें, y मान लिया। यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में कि और लड़कों की संख्या, जैसे लड़कियों की संख्या वैसे यहाँ पे लड़कों की संख्या मान ली है। अब देखिए दो समीकरण बनाने हैं हमें। पहली तो ये कि कुल विद्यार्थी कितने थे, पहला समीकरण तो यहाँ से आएगा कि कुल विद्यार्थी कितने थे बच्चों। ठीक है, और दूसरा समीकरण आएगा कि भाई उन दोनों में अंतर कितना था, ये चीज समझिए आप। तो कुल विद्यार्थी कितने थे, x प्लस वाई। भाई x होगी लड़कियां, y होगी लड़के, तो इन दोनों को मिला के कुल विद्यार्थी थे। यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में कि कुल विद्यार्थी 10 थे, तो बस ये 10 के बराबर हो जाएगा पहला समीकरण। अब इसी तरह अगर दूसरा समीकरण हम निकालेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए एक चीज और हमें दी गई है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो कौन ज्यादा है, लड़कियां ज्यादा हैं या लड़के, तो लड़कियां ज्यादा हैं। तो ज्यादा में से अगर हम कम घटा देंगे तो कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। ये दूसरा समीकरण बन गया। दोनों समीकरण हमारे पास आ गए बच्चों। ठीक है, तो इनकी मदद से हम अब ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि हम जो समीकरण 1 है, ठीक है, उससे कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स बच्चों। क्या करेंगे, x और y। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, y को 0 पुट करके देख सकते हैं। y को अगर 0 रखेंगे तो देखिए पहले समीकरण में x की वैल्यू 10 आ जाती है। ठीक है, सीधा सीधा पता लग रहा है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं है। y 0 हो गया, x बराबर है 10। अगर हम y को 5 रख दें तो क्या होगा बच्चों। ठीक है, y को 5 रखने पे देखिए x प्लस y की जगह 5 रख दिया बराबर है 10, तो x किसके बराबर आ गया, 10 माइनस 5, ये हो गया 5। तो x भी बच्चों 5 ही आ जाएगा।
ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। इसी तरह जो समीकरण 2 है उससे भी आप x और y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, है ना, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ग्राफ में रख देंगे इनको। अब देखिए बच्चों, अगर हम दूसरे कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं दूसरे समीकरण से, क्या आएंगे? यहां पे हम एक काम करते हैं, देखिए हमारे पास x माइनस वाई 4 के बराबर है। अगर हम y को 6 रख देते हैं तो x कितना आ जाएगा? y दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा और ये 10 आ जाएगा। और अगर हम y को 2 रख देते हैं तो क्या होगा? देखिए y को 2 रख दिया तो x 6 आ जाएगा। ठीक है, y को 2 रख दिया तो x 6 आ जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं बच्चों? देखिए 10 0 5 5 और दूसरे के हैं, इसके मैं 10 0 है और 5 5 है, और दूसरी इक्वेशन के हैं 10 6 और 6 2। यही है कोऑर्डिनेट्स 10 6 और 6 2। तो इनको हम कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ये जो लाइन है ये आप प्लॉट कर देंगे। और देखिए कैसे करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों पूरे को। तो बच्चों अब हम ग्राफ बनाते हैं, चलिए। तो अभी हम इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे x डैश y और y डैश हो जाएगा। हम नंबर्स लिखेंगे, कितने तक हम लिख सकते हैं? देखिए थोड़ा सा हमें और लाइंस बड़ी करनी चाहिए ताकि पूरा आ जाए। चलिए हम थोड़ी सी इसकी लाइंस ये बड़ी कर लेते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली जरूरत तो x और y एक्सिस की ही पड़ने वाली है ना। कोऑर्डिनेट्स हम देख के बता सकते हैं क्या क्या थे कोऑर्डिनेट्स, अभी चेक कर लेंगे। अब देखिए नंबर्स हम यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये हो गए। अब सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं। तो देखिए पहले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स 10 0 और 5 5 है। ठीक है, 10 0 और 5 5। तो 10 0 कहां पे हो जाएगा बच्चों? तो x 10 है, y 0 है, तो यहां पे आएगा। और 5 5 कहां पे आ जाएगा बच्चों? x 5 यहां से जाएगा और y 5 यहां से जाएगा, तो ये कहीं यहां मिलेंगे। ठीक है, ये कहीं यहां पे मिलेंगे। तो आप बोल सकते हैं कि एक लाइन तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, एक लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी। ये तो है 5 5 कोऑर्डिनेट्स और ये है 10 0। ठीक है, यहाँ पे 10 0 वाला कोऑर्डिनेट्स आ गया। अब देखिए दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स देखेंगे कितना है? 10 6 और 6 2 है। तो हम 10 6 और 6 2 बनाएंगे। तो पहले x 10 हो गया, y हो गया 6, तो कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, 10 6 10 6 और फिर आप बोल सकते हैं 6 2। तो 6 2 कहाँ पे आएगा? 6 यहाँ पे है और 2 इसका यहाँ पे, ये दोनों मिल सकते हैं, तो इनको 6 2 आप नेम कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स इसके हमने सब बना दिए हैं। अब हमें क्या करना है कि सॉल्यूशन इसके कितने आएंगे? एक सॉल्यूशन आएगा, ये पता लग गया। एक हल आएगा, है ना, एक सॉल्यूशन है इसका यहाँ पे है। और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो कितने हैं कोऑर्डिनेट्स बच्चों? 7 3 इसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ठीक है, ये 7 हो गया और ये 3 हो गया। देखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे मिलेगी। तो इसका आप बोल सकते हैं वन सॉल्यूशन है।
वन सॉल्यूशन है। कैसे पता लगा बच्चों वन सॉल्यूशन है? क्योंकि लाइन आपस में कट कर रही है, क्रॉस कर रही हैं। और क्या है वो सॉल्यूशन? 7 3, है ना, इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रही हैं। ठीक है। अब बच्चों एक चीज और मैं आपको बता दूं कि अभी हमने सीखा था कि भाई ग्राफ देख के तो पता लग जाएगा कि कितने सॉल्यूशन हैं, लेकिन समीकरण से हमें कैसे पता लग पाएगा? तो देखिए समीकरण से हम, अब ग्राफ का अगर हमें नहीं पता तो सीधा हम समीकरण चेक करते हैं, इक्वेशन चेक करते हैं। तो इक्वेशन क्या है? 1/1, ठीक है। ये A1 और ये A2, तो कितना हो गया? दोनों 1 1 हैं और दूसरे में 1 और -1 है। B1 1 है, B2 -1 है। तो क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है। और अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होते तो आप क्या बोलते हैं? यहाँ पे क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर वन सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं अगर ये बराबर नहीं हो। तो देखिए यहां से भी अगर चेक करते हैं और अगर ग्राफ के मेथड से भी चेक करते हैं तो वन सॉल्यूशन ही आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन ही आ रहा है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका आंसर सेम आएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, कॉन्सेप्ट आपने इस एक्सरसाइज तक के सारे हमने सीख लिए हैं। तो बच्चों इन कॉन्सेप्ट्स को जरूर रिवाइज करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, आपके पूरे चैप्टर में काम आने वाले हैं। तो इनको रिवाइज करेंगे तो चैप्टर के क्वेश्चंस भी, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।